क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते छोड़कर सब कंटकों को, वर्ण करती कीर्ति उनकी छोड़कर सब दानवों को। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं प्रतीक, आपका अपना मेंटर, आपका अपना कॉमर्स गुरु, कॉमर्स वाले नाम से जिसको जानते हैं। और जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम 2026 के बारे में, जिसकी शुरुआत कल दिनांक 2 फरवरी से होने जा रही है। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे 13 लाख प्लस स्टूडेंट्स इस बार के फाइनल एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल से यानी कि सुबह के 9:30 से होने जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम एक बार हर साल की भांति इस साल भी आए हैं, ताकि आपसे थोड़ा सा रूबरू हो सके और थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले के डर को दूर करने के प्रयास के साथ आपके डर को दूर भी कर सके। तो चलिए मैं आपको आज के बारे में बताता हूं कि जैसे कि जो भी बच्चे अभी इस बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026 में भाग लेने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत परेशान करती है, किसी भी स्टूडेंट्स को। हम भी इसी दौर से गुजर चुके हैं, तो इसलिए हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ा रखा है, इवन टॉपर तक पहुंचा रखा है। लास्ट ईयर के भी 2 टॉपर हमारे साथ रहे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके द्वारा मिले एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी ना आए और आपके सपने साकार हो सके। यह इस साल के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 13 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और जिनका एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होने वाला है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि आखिर सर कॉपी कैसे लिखे, आंसर कैसे लिखे, ताकि हमें एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सके। एग्ज़ाम से पहले क्या क्या दिमाग में बातें चलती रहती हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सीधे डबल दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी। तो वहां से बच्चे के लिए आसान रास्ता तो हो जाता है, रास्ते बहुत आसान कर दिए गए हैं सीधे डबल बेनिफिट के साथ, कि भाई आपके पास अगर 50% में नॉलेज आपने गेन कर रखा है, अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो आपके पास ये काबिलियत है कि आप 100% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव्स को अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत के 15 मिनट में क्वेश्चंस पढ़ते तो हैं, लेकिन बाद में उन्हें खुद याद नहीं रह जाता है कि सर इसमें कौन सा वो क्वेश्चंस था जो हमें 100% श्योरिटी के साथ आता है। क्योंकि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, बच्चों के दिमाग में एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होते जाता है, और उन्हीं प्रेशर को यहाँ से ख़त्म करना होता है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज का समय आपके जीवन का सबसे कीमती समय होने वाला है। आज की रात आपके इस जीवन का सबसे बहुमूल्य रात होने वाला है। तो इस रात में आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि आने वाले जीवन में जो भी रातें आए, उस रात में आप सुकून से सो सको। तो याद रखिएगा, ये कहावत आज लागू होती है कि जो आंखें रात को जग जग कर पड़ती है, वही आंखें आने वाले समय में सुकून के साथ अपने बिस्तर पे सोया करती है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार के फाइनल एग्ज़ाम 2026 में, ध्यान दीजिएगा लोग सभी बच्चे, इस बार के फाइनल एग्जाम 2026 में टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये हो जा रहे हैं 13 लाख प्लस स्टूडेंट यहां पे इस बार के एग्जाम में भाग ले रहे हैं। और यहां पे जो सेंटर है एग्जाम का, जो सेंटर है एग्जाम सेंटर, ये आपको कुल मिलाकर 1762 सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में। 1762 सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेतावनी आपके लिए मैं ये बता दूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है। एक तो आपका 9:30 to 12:30, और दूसरा जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 PM to 5 PM। ये आपके एग्जाम का समय होने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी तैयारी के प्रेशर में आके बच्चे सेंटर पे बहुत लेट पहुंचते हैं,
और इससे उनको बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। और वो ये होता है कि बिहार सरकार ने, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ने ये एक समय सीमा तय कर रखा है कि आपको एग्जाम में, याद रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम 9:30 में शुरू हो रहा है या यहाँ पे आपका एग्जाम अगर 2 बजे शुरू होने वाला है, तो प्लीज अपने समय को इधर उधर बर्बाद ना करके एग्जाम हॉल के गेट के पास आप हमेशा खड़े रहें, क्योंकि आपके सेंटर का जो दरवाजा है वो सिर्फ आपके लिए 30 मिनट्स के लिए खुलने वाला है। जी हाँ, यदि आपका एग्जाम 9:30 यानी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, तो आपका जो एंट्री का टाइम रहेगा, एंट्री टाइम जो रहेगा वो आपका होगा, एक तो होगा आपको 8:30 to 9 AM, और दूसरा जो है ये इसका है, और दूसरा जो एग्जाम का जो एंट्री का टाइम रहेगा वो रहेगा आपको 1 PM to 1:30 PM। अगर 1:30 PM के बाद, या इसको आप रेड जोन मान लीजिए, क्योंकि सर अगर आप 9 AM के बाद या सेकेंड सिटिंग में अगर आपका एग्जाम है और 1:30 PM के बाद आप अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, आपके पास कितना भी बड़ा रेफरेंस क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा पहुंच क्यों ना हो, आप चाह कर भी एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। क्योंकि इस बार जो बिहार सरकार ने, वैसे तो हर बार करती है, लेकिन इस बार जो बिहार सरकार ने इसके लिए व्यवस्था किया है, बिहार परीक्षा समिति ने, वो डबल लेवल मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे हुआ है पूरे सेंटर पे। तो एक मजिस्ट्रेट का जो टीम होगा वो एंट्री गेट पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे आपकी चेकिंग की जाएगी और आपकी एंट्री 9 बजे के बाद बैन कर दी जाएगी। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये दूर कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम 9:30 से है तो आपको 9:30 में पहुंचना है या 9:25 में पहुंचना है, ऐसा नहीं चलेगा। 9 AM के बाद या सेकेंड सिटिंग के एग्जाम वालों को 1:30 PM के बाद आपका एग्जाम में एंट्री अलाउड नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ा एक बात आता है कि सर एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें। मैंने पहले ही बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ बात इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि कल एग्जाम है, और रणभूमि में जब योद्धा रण करने जाते हैं ना, तो युद्ध भूमि में जाने से ठीक पहले उन्हें ट्रेनर के द्वारा ट्रेंड नहीं किया जाता है। मैं आपको अगर यहाँ पे आज रात को मैं अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस बताने लगूं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस मैं आज रात को करूं, आज मैं आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करूं, आज मैं आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करूं, और जितने देर में आप मेरे द्वारा किए गए डिस्कशन को आप सुनिएगा, उतनी देर में यदि आप खुद से रीडिंग करिएगा तो आप मेरे से डबल स्पीड में आप आगे बढ़िएगा। तो इसलिए आज की रात को दूसरे पे खर्च ना करें। मैं अपने मतलब स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, उससे बेहतर है कि जैसे कल जिन भी बच्चों का एग्जाम है, प्रयास करें कि आपने आज तक जो पढ़ाई कर रखा है अब उसको एक बार रिवाइज करना है। तो यहाँ पे आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ले रहे हो, आपको अगर नीड है, देन ओके, आप अपने बारे में बेस्ट जज कर सकते हो कि आपके लिए क्या नीड है, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को तय कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट होता तो मैं किसी के वीडियोस क्लास को अब मैं नहीं देखता, बल्कि मैं उतने टाइम में मैं पूरा अपना सिलेबस एक बार कवर कर लेता आज रात में, ताकि मैं कल को एग्जाम दे सकूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, सर कल एग्जाम है, आप बात कर रहे हो कि आज रात को मेहनत करेंगे, तो सर आज रात को मेहनत करेंगे, नहीं सोएंगे, अगर ठीक ढंग से नींद नहीं आई तो सर कल तो फिर मैं एग्जाम में सो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम का प्रेशर दुनिया के सारे प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो भी पढ़ने वाले बच्चे, उनको नींद नहीं आती है, ये भरोसा करें, क्योंकि आपका ये 3 घंटा ऐसा लगेगा जैसे 3 सेकेंड खत्म हो रहा हो। तो वहां पे आपको नींद आने का सवाल पैदा नहीं लेता, तो बात ही खत्म है। सबसे बड़ा सवाल जो है बच्चों के पास कि सर लॉन्ग आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए तो OMR मिलेगा सीट, 15 मिनट जो आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने को मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगले 5 से 10 मिनट में वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही कामयाब होने वाला है ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी पे आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो आंसर राइटिंग करने के लिए यह एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो होता है 50, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कितना करना है
ओनली 50 क्वेश्चंस। अब क्या होता है कि इस चूंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 क्वेश्चंस को पढ़ने में बच्चों को समय लगता है, इसलिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपके लिए 15 एक्स्ट्रा मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे आपके लिए अलॉट कर रखा है। कितने मिनट का? 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए यहाँ पे अलॉट कर रखा है कि 15 मिनट में आप अपने क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब बच्चे रीड आउट तो कर लेते हैं, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो याद ही नहीं रहता कि कौन से वाले क्वेश्चंस पे उन्हें पूरा भरोसा। और शुरुआत से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो उनको नहीं आते, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको भी वो बना जाते हैं। और जो क्वेश्चंस उनको लास्ट में आता था, जिसपे उनका 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस होता था, वहां पे वो लोग क्या करते थे, उन क्वेश्चंस को गलती से छोड़ देते थे। और रूल ये है एग्जाम का कि शुरू के 50 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किया है, OMR मशीन जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार से उसको मतलब बनाया गया है कि वो टेक्नोलॉजी शुरुआत के सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही चेक कर पाएंगे। तो इसलिए 50 अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो है वही चेक हो पाएंगे। और बाद में अगर आपने जानबूझकर उसको अगर कलर कर भी दिया तो उस पर आपको कोई मार्क्स अलॉट होने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन 50 मिनट में पढ़ने जाइएगा, तो सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले मैं 2 चीज कहूंगा, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए। वैसे 3-4 पेन आप लोग रख लीजिएगा कि एक पेन अगर फेल हो जाए तो आप दूसरे पेन का यूज करके अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो वहां पे साथ ही साथ एक पेंसिल ले जाइएगा, और पेंसिल को पूरा शार्प नहीं करना है, या शार्पनर ले जाइएगा साथ में, पेंसिल को शार्प करके और थोड़ा सा उसको घिस दीजिएगा। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने क्वेश्चंस पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है, सिवाय आपको अपने रोल नंबर के और रोल कोड के अलावे। तो यदि आप अपने क्वेश्चंस पे कुछ भी लिखे हो और इवन एक सिंगल टिक भी आपने किया हुआ है, और यदि वहां पे जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो उनके पास ये राइट है कि आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी की सामना करने पड़े। तो परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना है कि पेंसिल को मैंने क्या बोला कि बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, उसके जो उसका कॉर्नर होता है उसको मोटा कर लीजिए। और क्या करिएगा, आप अपने 3 अलग अलग पार्ट में बांटिएगा, अपने मन में कोड सेट कर लीजिएगा। जैसे मानिए कि आपके पास 3 तरह के होंगे। एक क्वेश्चंस वो होंगे ऑब्जेक्टिव के जिन पे आपको 100% यकीन है कि इसका आंसर आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप कंफ्यूज्ड होते हो कि ये बनेगा, इसका आंसर पता नहीं सही होगा या गलत होगा। तो ये एक दूसरा कैटेगरी हो गया। और तीसरा कैटेगरी होता है जिसमें आपको 100% भरोसा है कि सर ये क्वेश्चंस तो हमें नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट करना नहीं है। तो आपको इसको पहचानना, आप शुरू में पढ़ोगे तो ये तो समझ में आएगा, बाद में आपके पास इतना टाइम बचता नहीं है। आप अपने टाइम को सेव करने के चक्कर में ना थोड़ा सा गलती कर बैठते हो। तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आप क्या करना, अपने पेंसिल से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उस पर 3 डॉट दे देना। और डॉट ऐसा होना चाहिए जो आपके अलावे कोई जब तक क्वेश्चंस को उठाकर बहुत ध्यान से ऐसे ना देखे, उसे दिखाई ना दे। मतलब सिर्फ आपको दिखना चाहिए, आपके अगल बगल से कोई जाए तो उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, तो 3 डॉट का मतलब हो गया कि आप अपने दिमाग में सेट कर लेना कि ये क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन आपको 100% आता है। आता ही नहीं है, 100% आपको कॉन्फिडेंस है कि सर ये क्वेश्चन हमारा आंसर सही है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा तो उसको कर दीजिएगा डबल, मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन है, इसमें आपको कंफ्यूजन है, मतलब 50% के चांस है। यहां पे 50-50 के चांस है कि सर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। और एक आता है सिंगल अटेम्प्ट, तो सिंगल वहीं पे आप लगाइएगा, उसी क्वेश्चन के सामने सिंगल डॉट दीजिएगा जो आपको नहीं आता है, एकदम क्लियर, जो आपको नहीं आता है। इससे क्या होगा, जब आपको ये 15 मिनट का टाइम जब आपके पास अलॉट होता है, तो इस 15 मिनट में आपको अपने OMR शीट को भरना अलाउड नहीं होता है, आप नहीं भर सकते हैं, वहां पे आपको लिखना अलाउड ही नहीं होता है। तो उस 15 मिनट में आपको ये 3 पॉइंट आपको अपने लिए ढूंढ कर निकाल लेना है। और जब आपके 15 मिनट खत्म हो जाए और आपको OMR शीट पे लिखना अलाउड हो जाए, भरना अलाउड हो जाए, इन दैट केस आपको क्या करना है, अब आपको ढूंढना है टोटल, या उससे पहले ही आप काउंट कर लेना कि ऐसे कितने क्वेश्चंस है जिस पे आपने 3 डॉट लगा रखे। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इससे आपको जब एक बार पता चल जाएगा, जानकारी हो जाएगा, जैसे मानकर चलिए 49 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने 3 डॉट लगा रखा है, यानी कि 49 क्वेश्चंस पे आपको 100% भरोसा है
कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इन क्वेश्चंस को ही आपको जाकर कलर करना है। उसके बाद अब सिंगल क्वेश्चन बचा, उन सिंगल क्वेश्चंस के लिए ढूंढना है 2 डॉट, क्योंकि इस डॉट पे आपको जाना ही नहीं है, इस डॉट पे कभी आपको नहीं जाना है, याद रखिएगा। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये डॉट वो डॉट है जो आपको नहीं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उन क्वेश्चंस के सामने आपने सिंगल डॉट लगा रखा है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो आपको अपने सही क्वेश्चंस का आंसर आपको इन्हीं 2 कैटेगरी में ढूंढना है। प्रयास करिएगा कि आपके 50 क्वेश्चंस इसी 3 डॉट कैटेगरी में आ जाएं। उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला तो सॉल्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव का मैम ने दे दिया कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सबसे शानदार तरीका है, आप अपने बुक को उठाइए, बुक के हर चैप्टर के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि 2-2.5 घंटे कल सुबह में खर्च कर लेना, ताकि आपका आज का टाइम बचे। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले चलना है 2 मार्क्स क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं किस क्वेश्चंस के बारे में, 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर एक पेज में कितना लिखना पड़ेगा या कितना लाइन लिखना पड़ेगा। तो देखिए, जनरली आपका जो पेज होता है वो इसी कैटेगरी का होता है, यही शेप होता है पेज का, ठीक है ना। तो आपको एक साइड तो आपको इधर छोड़ देना होता है, इधर भी आपको लाइन खींची मिलेगी जिसके बाहर आपके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें भी आपको लिखना अलाउड नहीं होता है। तो मानकर चलिए आपके पास बीच में बच गए कितने भाई, आपके पास बीच में बच गए यही स्पेस। तो लेट सपोज आपको कहीं लाइन खींचना नहीं है, ऑलरेडी खींचा हुआ लाइन आएगा, तो आपको लिखना इन्हीं, यहीं से, यहां से, ये ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना कहां है, सिर्फ इन्हीं जगहों पे आपको क्या करना है भाई, लिखना है। इतने ही जगह पे आपको क्या करना है, आपको लिखना अलाउड है। तो आप इसमें क्या कर लेना, इसमें लिखना कैसे है, तो याद रखिएगा, देखो आपके घर से तो जाने वाला नहीं है कॉपी, तो आप एक काम करना, सबसे पहले क्वेश्चंस लिखना कैसे। तो जब भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आए, तो इसके लिए तो एक हेल्पफुल मैं चीज और बता दे रहा हूं, जब आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से 15 मिनट में पढ़िएगा ना, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैक्सिमम 2 मार्क्स क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। मैक्सिमम 2 मार्क्स क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां से ही मिल जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखने जा रहे हो, तो आप यहां पे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है, और यहां पे छोड़ देना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इस लाइन को छोड़ देना, एकदम मिडिल में लिखना है, और यहां से आपको क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। यहां से आपको क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन में आपका हो जाएगा, मतलब यहां तक आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जहां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए वहां के बाद 2 से 3 लाइन और छोड़ देना, 2 लाइन कम से कम छोड़ देना, ताकि अगर उस क्वेश्चंस का कोई पॉइंट आपको बाद में चलकर याद आए तो आप उसमें ऐड कर सके, ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। फिर आपको क्या करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन मानकर चलिए कि क्वेश्चन नंबर सीधे 10 आ रहा है, तो और उसके पहले वाला क्वेश्चन अगर मानिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में लिखना चाहते हो और 10 को पहले लिखना चाहते हो, तो ये नहीं कि यहां पे क्वेश्चन 10 कर दिया और नेक्स्ट पेज में जाकर क्वेश्चन 5 किया, ऐसा नहीं, सीरियल नहीं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका होना चाहिए। तो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे, फिर लिख देना क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर यहां लिख देना, ठीक है, और इसका आंसर फिर आपको यहां से लिखना है। मतलब एक पेज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस इन 1 पेज, याद रखिएगा, ओनली 2 क्वेश्चंस का आपको जवाब लिखना एकदम। और ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे टीचर्स लोग या बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और जितना ज़्यादा हो सके लिख कर आना, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका कोई भी व्यक्ति कॉपी चेक करने जाता है तो प्रयास ऐसा करना चाहिए कि वो इरिटेट ना हो, क्योंकि अगर इरिटेट हो गया, इरिटेट कैसे होता है, तो यदि आपका हैंड राइटिंग गंदा है तो इरिटेट होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि यदि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और जवाब कुछ भी आप खुद के मन से लपेट के दे रहे हो, तो वहां भी वो इरिटेट होता है और आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। ये नहीं कि आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर जबरदस्ती लाइन बढ़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम जो पूछ रहा है वही पॉइंट आपको लिखना है, मस्त रहेगा आपके लिए, सबसे जबरदस्त रहेगा, और इसी पे टॉपर्स निकलते हैं। जनरल बच्चे क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को आंसर आता है वो तो लिखते हैं, जो नहीं आता है वो भी लिखने लगते हैं, वैसा आपको गलती
नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम 5 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपको सीट का साइज यही होगा। फिर इस सीट में भी आपको क्या होगा भाई, इस सीट में भी आपको दो साइड में आपको क्या रहेगा, छोड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और यहाँ पे आपको चौथाई एक जो छोड़ा होता है 1/4 जो से छोड़ना होता है वो छोड़ा रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप के अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इन 1 पेज, ये ध्यान रखिएगा, इन 1 पेज ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 5 मार्क्स। अगर एक पेज से ज्यादा हो जाए तो सर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, एक पेज से ज्यादा अगर हो जाए, जैसे ये पेज भी आपका हो गया, फिर दूसरे पेज पे भी आपने लिख दिया, तो फिर जिस पेज पे आपने लिखा ना उस पेज पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर मत लिखना, फिर उसके अगले पेज पे उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना। मतलब जिस पेज में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया उस पेज में फिर दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इससे कॉपी आपका एकदम साफ सुथरा दिखता है और आप कि एग्जाम में जो भी कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ध्यान से आपकी कॉपी को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई जो टेस्ट लेने वाले, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले हो, तो खुश होकर आपके नंबर भी नहीं काटते हैं, तो उनको खुश रखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी आपको ओम, जय सरस्वती माता, जय माता दी, 786 ऐसा कोई भी पॉइंट आपको अपने कॉपी पे नहीं लिखना है, रुपए नहीं डालने हैं कि सर मैं गरीब घर का लड़का हूं, अगर अब मैं पास नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे या मैं आत्महत्या कर लूँगा। इन केसेस में आपके रिजल्ट को रोक दिया जाता है, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको तीनों टाइप के, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, एक पेज में 2 क्वेश्चन आना चाहिए, और फिर 5 मार्क्स क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, तो एक पेज में सिर्फ 1 क्वेश्चन और उसमें भी आपको कैसे लिखना है, तो जो कि मैंने आपको 2 मार्क्स में बताया, ठीक उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर आप लिख दीजिएगा और इसको लाइन खींच के छोड़ दीजिएगा, और उस लाइन में फिर आंसर नहीं लिखना है। आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से एकदम आंसर लिखना आपको स्टार्ट करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस रूल को अगर फॉलो करिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 2-3 बातें और लास्ट देख लीजिएगा, आपके बहुत काम की बातें होने वाली हैं। एग्जाम में जाने पे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भरोसा रखिए, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो जैसे क्वेश्चंस मिलेगा घबराना भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस देख के हम आधा अधूरा क्वेश्चंस पढ़ते हैं और जवाब लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो ईजी क्वेश्चन है, फिर पता लगता है कि सर आधा क्वेश्चंस के बाद ही तो इसका मेन क्वेश्चन था। तो ऐसा गलती नहीं करना है। हमेशा आपको अपने क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है और तभी जाकर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चंस आता भी है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आदमी को जीते जी मार देता है। तो इससे ही बचना, और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया नहीं आया तो आप घबरा गए, घबराइए मत। अपने दिमाग को एक बार शांत करिए, ठंडा पानी पीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट का रेस्ट दीजिएगा दिमाग को। बहुत इनफ टाइम होता है आपके पास, 3 घंटे के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, लगातार मतलब अटैम्प्ट कर रहे हो, लगातार लिखे जा रहे हो, तो 2.25 से 2.5 घंटे में वो क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो आपके पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको टाइम देती है। मतलब वो जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं, कभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है, अगर आप टू द पॉइंट बात करते हो कि भाई आपका समय कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो लिखने का स्पीड लेकिन सर सही होना चाहिए आपका, थोड़ा सा ऑन एन एवरेज होगा, रही स्पीड सही होगा तो आपको आपके समय बचेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो क्या करें, तो मैंने बताया ठंडा पानी पीजिएगा। पानी पीने से आपके दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, और आंख बंद करके एक बार आप जिसको भी मानते हैं, मैं कहता हूँ ये चीज़ और मुझे इन पे बहुत भरोसा होता है, आप एक बार मानिएगा, एक बार प्रणाम करिएगा, घर वालों को याद करिएगा, सुकून से रहिएगा कि, और ये सोचिएगा कि एक पेपर आपकी ज़िंदगी को ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। याद करिएगा
उन समय का जिस समय में आपने इस क्वेश्चंस को एक बार अपने घर पे पढ़ा था। ये दिमाग जो है ना, फोटोग्राफी को कैप्चर करने का सबसे बड़ा मशीन है। यही वो दिमाग है जो दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा और सबसे पावरफुल हार्ड डिस्क बनाता है। यानी कि इस दिमाग के पास जो क्षमता है वो इस दुनिया के सबसे बड़े हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा क्षमता है। एक बार उसको रिमाइंड करिएगा, ऑटोमेटिक याद होगा और फिर से आप लिखना शुरू करिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चंस नहीं आने पे यदि आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो भरोसा रखिएगा आपके आते हुए क्वेश्चंस भी आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा। तो ये तो रहे एग्जाम के दौरान आपको कैसे क्या करना है, ये चीज़ें हो गई। लेकिन एग्जाम के बाहर आकर भी बहुत ज़्यादा उछलना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रोना भी नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने वाले हैं, उस 5 सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है थोड़ा टफ हो जाता है। तो किसी का पहला क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे कॉमर्स वालों का कल इकोनॉमिक्स का पेपर है तो मे भी इकोनॉमिक्स ही थोड़ा टफ आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब टफ क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चों के लिए वो क्वेश्चन टफ होगा। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। तो इसलिए एक सबसे अनिवार्य चीज जो है, क्वेश्चंस को एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, कॉपी सबमिट कर लिया, तो उस क्वेश्चंस को भूल जाइएगा कि आपने क्या सही बनाया क्या गलत बनाया। आप अपने दोस्तों के साथ कभी डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि यदि आपके दोस्तों ने अगर बोल दिया कि नहीं ये तुमने जो बनाया ये गलत बनाया, इसका आंसर ये नहीं होगा बी होगा, तो वहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा और फ्रस्ट्रेशन में आपका अगला एग्जाम खराब हो सकता है। तो कभी भी एग्जाम से निकलने के बाद अपने फिर से उन क्वेश्चंस को मत देखिएगा तब तक जब तक कि आपके पूरे के पूरे एग्जाम खत्म ना हो जाए। एक बार पूरा एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको मन करे तो एनालिसिस करना, वैसे भी आप उसको बदल नहीं सकते हो तो एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अच्छे बच्चे जो होते हैं पूरे एग्जाम देने के बाद एक बार खुद को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हर एनालिसिस जो होता है वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बौद्धिक क्षमता है, जिनके पास उतनी काबिलियत है कि वो एक बार से फिर से चीज़ों को देख सके। तो लेकिन ये तब जब आपका फाइनल पेपर यानी सबसे लास्ट पेपर जब आप ख़त्म कर लो तब आप उसको एनालाइज करना और देखना कि आप अपने तरफ से एक मार्कशीट बनाना और देखना कि बोर्ड जब आपका रिजल्ट आउट करेगा तो उस मार्कशीट में और बोर्ड के द्वारा इशू किए गए मार्कशीट में कितना डिफरेंस रह रहा है। क्योंकि आने वाले भविष्य में उन डिफरेंस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आगे इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है, ये भी आप ही को सोचना आपके जीवन में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और खूब मन से एकदम ज़बरदस्त तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और भरोसा रखिए मेरे पे, अपने आप जिसको भी मानते हो उसके आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपका जीवन सुखद होगा और आप बहुत बढ़िया करके आओगे आप अपने एग्जाम में। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चंस एक बार दे दिया तो फिर से उसको टच नहीं करना है, आपको उसको लाकर घर पे रख देना है और एकदम सुकून से रहना है। लास्ट एग्जाम के बाद जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, या उससे पहले भी जो भी बच्चे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कमी है कॉमर्स की किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस को एग्जाम के साथ रिप्लाई जरूर किया करेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके लिए गुड लक। मैं भगवान को चूंकि मानता हूं तो इसीलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सपने साकार हों, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और आपका जीवन बहुत सुखमय हो। तो मिलते हैं अब एग्जाम के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।